फिल्म की शुरुआत ल्यूक से होती है, जो एक प्रोफेशनल यॉट डिलीवरी कैप्टन है। उसका काम महंगी यॉट्स को एक जगह से दूसरी जगह समुद्र के रास्ते पहुंचाना है। लेकिन इस बार का सफ़र सिर्फ काम नहीं है। ल्यूक अपने करीबी दोस्त मैट को भी साथ लेकर आया है। मैट अकेला नहीं आता, उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड सूजी भी है। उनके साथ केट भी है, जो कोई आम दोस्त नहीं बल्कि ल्यूक की एक्स गर्लफ्रेंड है। बंदरगाह पर ल्यूक सभी का परिचय नए क्रू मेंबर वॉरेन से करवाता है। तभी केट की नज़र पास में रखे कई बड़े बड़े शौकों के कंकालों पर पड़ती है। वहाँ टाइगर शार्क, हैमरहेड और यहाँ तक कि ग्रेट वाइट शार्क के भी कंकाल लगे हुए हैं। एक स्थानीय गाइड मजाक करते हुए बताता है कि इस इलाके में शार्क जरूर रहती हैं, लेकिन इंसानों पर हमला बहुत ही कम करती हैं। वह तो यहाँ तक कह देता है कि शार्क का हमला मधुमक्खी के डंक जितना ही दुर्लभ होता है। इसके बाद पांचों लोग यॉट लेकर समुद्र की ओर निकल पड़ते हैं। शुरुआत में सब कुछ बेहद खूबसूरत लगता है। समुद्र शांत है, आसमान साफ है और माहौल ऐसा है जैसे कोई शानदार छुट्टी मना रहे हों। इसी दौरान ल्यूक और केट भी धीरे धीरे अपने पुराने रिश्ते को लेकर फिर से खुलकर बातें करने लगते हैं। कुछ घंटों बाद उन्हें दूर एक छोटा सा द्वीप दिखाई देता है। ल्यूक सुझाव देता है कि वहां रुककर थोड़ी देर आराम करते हैं और डाइविंग भी कर लेते हैं। सब लोग मान जाते हैं। वे छोटी सेफ्टी बोट से द्वीप पर पहुंचते हैं। वह जगह बिल्कुल सुनसान होती है, न कोई इंसान और न ही किसी के होने का कोई निशान। आराम करने के बाद सभी लोग समुद्र में डाइविंग करने उतरते हैं। पानी के अंदर का नज़ारा बेहद खूबसूरत होता है। तभी केट की नज़र एक छोटे बेबी शार्क पर पड़ती है। वह उसे देखकर ज़्यादा ध्यान नहीं देती, लेकिन ये छोटा सा इशारा आगे आने वाले खतरे की शुरुआत होता है। डाइविंग खत्म होने के बाद सभी बीच पर बैठे होते हैं कि तभी वॉरेन यॉट से जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वह इशारों में बताता है कि कुछ गड़बड़ है। ल्यूक बिना समय गंवाए सबको तुरंत वापस बुला लेता है। वे छोटी बोट से यॉट की तरफ लौटते हैं, लेकिन रास्ते में बोट एक चट्टान से टकरा जाती है। किसी तरह वे मुख्य यॉट तक पहुंच जाते हैं। अब एक नई समस्या सामने आती है। समुद्र का पानी उतरने लगा है और यॉट नीचे मौजूद रीफ में फंस गई है। अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो पूरी यॉट बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाएगी। ल्यूक और वॉरेन मिलकर काफ़ी मेहनत के बाद यॉट को वहां से निकाल लेते हैं। रात हो जाती है और सभी अपने अपने केबिन में सोने चले जाते हैं। अगली सुबह ल्यूक और केट फिर से अपने पुराने रिश्ते पर बात करते हैं। दोनों को अपने अलग होने का अफसोस साफ दिखाई देता है। इसी बीच ल्यूक खाना लेने अंदर जाता है और तभी अचानक सब कुछ बदल जाता है। बिना किसी चेतावनी के पूरी यॉट पलट जाती है। सभी लोग समुद्र में जा गिरते हैं। केट, सूजी, ल्यूक और वॉरेन किसी तरह ऊपर आ जाते हैं, लेकिन मैट कहीं दिखाई नहीं देता। वह यॉट के नीचे फंस चुका होता है। ल्यूक बिना एक पल गंवाए दोबारा पानी में गोता लगाता है। काफ़ी तलाश के बाद वह मैट को पकड़कर बाहर निकाल लाता है। सभी लोग किसी तरह उल्टी हुई यॉट को पकड़कर तैरते रहते हैं। अब उनका खाना, पानी और छोटी बोट सब कुछ खत्म हो चुका है। ल्यूक देखता है कि यॉट का निचला हिस्सा बुरी तरह टूट चुका है। अब उसे ठीक करके चलाना नामुमकिन है। तभी सभी को एहसास होता है कि वे खुले समुद्र के बीचों बीच पूरी तरह फंस चुके हैं। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। न कोई जहाज, न कोई किनारा और न ही मोबाइल का कोई सिग्नल। ल्यूक खुद को संभालते हुए फैसला करता है कि यहाँ रुकना मौत का इंतजार करने जैसा होगा। वह बताता है कि करीब 4 से 5 घंटे की दूरी पर टर्टल आइलैंड है। अगर वे तैरकर वहां पहुंच जाएं तो बच सकते हैं। सूजी और मैट घबरा जाते हैं। इतनी लंबी दूरी खुले समुद्र में तैरना आसान नहीं है, लेकिन ल्यूक समझाता है कि यहीं रुके रहे तो कोई बचाने नहीं आएगा। वॉरेन फैसला करता है कि वह यॉट पर ही रुकेगा क्योंकि उसे लगता है कि पानी में उतरना ज़्यादा खतरनाक है। ल्यूक आखिरी बार यॉट के अंदर जाता है और जितनी ज़रूरी चीज़ें मिल सकती हैं, जैसे वेटसूट, फ्लोटिंग बोर्ड और बाकी सामान, सब लेकर आता है। फिर चारों लोग यॉट को छोड़कर खुले समुद्र में तैरना शुरू कर देते हैं। शुरुआत में सब कुछ ठीक चलता है। ल्यूक अपनी घड़ी की मदद से सही दिशा तय करता रहता है। कई घंटे गुजर जाते हैं। तभी अचानक सूजी पानी के नीचे कुछ चलता हुआ देखती है। ल्यूक नीचे जाकर देखता है, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता। थोड़ी देर बाद उन्हें पानी में कुछ तैरता हुआ नजर आता है। पास पहुंचने पर पता चलता है कि वह एक बहुत बड़ा समुद्री कछुआ है जिसका सिर गायब है। ये देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इसका मतलब साफ है कि आसपास कोई बहुत बड़ा शिकारी मौजूद है। उधर यॉट पर अकेला बैठा वॉरेन अचानक पानी में हलचल महसूस करता है। तभी उसके सामने एक विशाल शार्क का पंख पानी से बाहर निकलता है। इधर सूजी फिर से पानी में कुछ देखती है। इस बार ल्यूक गोता लगाकर नीचे जाता है और उसकी आंखों के सामने एक विशालकाय शार्क तैरती हुई दिखाई देती है। वह तुरंत ऊपर आकर सबको एक साथ रहने को कहता है। शार्क उनके चारों ओर चक्कर लगाने लगती है। अचानक वह केट के शरीर से छूकर निकलती है। डर के मारे उसके हाथ से फ्लोटिंग बोर्ड छूट जाता है। मैट बहादुरी दिखाते हुए उसे वापस लेने चला जाता है।
जैसे ही वह बोट पकड़कर लौटता है, शार्क उस पर हमला कर देती है और उसे पानी के नीचे घसीट ले जाती है। कुछ सेकंड बाद मैट ऊपर आता है लेकिन उसका शरीर बुरी तरह घायल हो चुका होता है। सूजी उसे पकड़कर रोने लगती है। ल्यूक चिल्लाकर कहता है कि उन्हें तुरंत आगे बढ़ना होगा क्योंकि पानी में फैला खून शार्क को दोबारा वापस ले आएगा। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, कुछ ही सेकंड बाद शार्क फिर लौटती है और इस बार मैट को हमेशा के लिए समुद्र की गहराइयों में खींच ले जाती है। अब सिर्फ ल्यूक, केट और सूजी बचते हैं। रात हो जाती है, चारों तरफ अंधेरा छा जाता है और शार्क लगातार उनके आसपास घूमती रहती है। डर और थकान से टूट चुकी सूजी आखिरकार ल्यूक पर फट पड़ती है। वह मैट की मौत का जिम्मेदार उसी को ठहराती है। ल्यूक बहस नहीं करता क्योंकि अंदर से उसे भी लगता है कि कहीं ना कहीं गलती उसी की थी। वह सिर्फ माफ़ी मांग लेता है। सुबह होने पर केट दूर चट्टानों का एक समूह देखती है। उसे उम्मीद की किरण नजर आती है। तीनों वहां पहुंचते हैं और थोड़ी देर आराम करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अचानक सूजी को फिर कुछ अपनी ओर आता दिखाई देता है। पहले सबको लगता है कि फिर शार्क आ गई, लेकिन इस बार वह एक डॉल्फिन होती है। कुछ पल के लिए तीनों को उम्मीद बंध जाती है कि शायद अब वे बच जाएंगे, लेकिन उनकी खुशी ज़्यादा देर नहीं टिकती। अचानक पानी के नीचे से शार्क हमला करती है और सूजी को पकड़कर गहराई में खींच ले जाती है। ल्यूक उसे बचाने के लिए गोता लगाता है, लेकिन इस बार वह भी कुछ नहीं कर पाता। सूजी हमेशा के लिए गायब हो जाती है। अब सिर्फ ल्यूक और केट ही बचे हैं। दोनों किसी तरह पास की चट्टान पर चढ़ जाते हैं। चढ़ते समय केट का पैर बुरी तरह कट जाता है। ल्यूक अपने बैग से कपड़ा निकालकर उसका घाव बांध देता है। उसी समय केट सच बताती है कि उसने कभी भी ल्यूक से प्यार करना बंद नहीं किया था। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं क्योंकि उस समय उनके पास एक दूसरे के अलावा कुछ भी नहीं बचा होता। थोड़ी देर आराम करने के बाद दोनों आखिरी बार तैरकर द्वीप तक पहुंचने का फैसला करते हैं। वे फिर पानी में उतरते हैं। ल्यूक लगातार नीचे नज़र रखता है कि कहीं शार्क फिर से न आ जाए, लेकिन तभी शार्क उनके ठीक सामने आ जाती है। ल्यूक तुरंत अपना बैग पानी में फेंक देता है ताकि उसका ध्यान भटक जाए। कुछ सेकंड के लिए ये चाल काम कर जाती है और दोनों पूरी ताकत से चट्टान की तरफ तैरते हैं। वे चट्टान तक पहुंच तो जाते हैं लेकिन उस पर चढ़ना बेहद मुश्किल होता है। तभी ल्यूक अपनी बची हुई सारी ताकत लगाकर केट को ऊपर धक्का देता है। केट किसी तरह चट्टान पर चढ़ जाती है। अब ल्यूक खुद ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। जैसे ही वह किनारे को पकड़ता है, उसी पल शार्क पीछे से हमला कर देती है और उसे पानी के अंदर खींच ले जाती है। केट चीखती रह जाती है, बार बार ल्यूक का नाम पुकारती है, लेकिन समुद्र उसे कभी वापस नहीं लौटाता। अगले दिन एक मछली पकड़ने वाली नाव वहां पहुंचती है और केट को जिंदा तो मिल जाती है, लेकिन वह पूरी तरह टूटी हुई होती है। उसके सामने उसके दोस्तों और उस इंसान की मौत हो चुकी होती है जिससे वह आज भी सबसे ज्यादा प्यार करती थी।